everyone. I hope you all are fine at your places. तो स्टूडेंट्स आज हम अपना वीक जो 6 है डेटा साइंस फॉर इंजीनियर्स उसके असाइनमेंट और सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा, जो आपकी वीक 6 से 8 वीक है ये प्योरली डेटा साइंस के ऊपर बेस्ड है। पहला तो फिर भी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, पर अब जो आ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर वाला डेटा साइंस है। और वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो यहाँ पे जो भी काम होता है वो बेसिकली आपका पाइथन के कोड से होता है, आर लैंग्वेज के कोड से होता है। तो जो अभी हम जितना भी वर्क करेंगे मैनुअली, एक्चुअल में वो कोडिंग प्रोसेस से होता है। तो दैट्स वाई कैलकुलेशन विल बी वेरी 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 टफ, राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको जो सजेशन दूंगी, मैं आपको वन क्वेश्चन बताती जाऊंगी एंड मैं आपको ओपनली बताऊंगी कि मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये नहीं करवा रही हूँ। एंड द रीजन इज बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू पीपल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ तो आप पेपर में सॉल्व भी नहीं कर सकते, उसमें इतनी कैलकुलेशन है। तो मैं उसको प्रेफर नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन करो, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी होने वाली है। तो सबसे पहला उसमें यही क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिलेशनशिप क्या है वेरिएबल कूपन। ये आपका एक बॉन्ड्स नाम का आपका एक ये डेटा सेट है जिसमें आपका एक कॉलम है कूपन रेट का और एक है बिड प्राइस का। तो उसके अंदर पूछ रहा है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो, इनका जो रिलेशन है ना, ये जो बीटा 1 की वैल्यू निकली है और बीटा 2 की वैल्यू निकली है, ये आपकी स्लोप और जो इंटरसेप्ट होता है उसकी हेल्प से निकली है, ठीक है। बट स्टिल इसका आंसर जो है वो ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप रुक जाओ, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। जब ये बढ़ रहा है तो ये बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस आपको यही से ये चीज ध्यान रखनी है। वो पूछ रहा है ना कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आप बिना सोचे समझे भी कर सकते हो, तो ये उनमें से एक था। अगला क्वेश्चन है कि आर स्क्वायर्ड वैल्यू क्या निकलेगी। देखो, मैं ना आपको इसने फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर पूछा हुआ है और उसके बाद उसने आपसे रेजिडुअल एरर पूछा हुआ है, ठीक है। मैं इन 5 क्वेश्चंस को अभी होल्ड पे रख रही हूँ। रीजन बीइंग कि पहले मैं आपको बॉटम के क्वेश्चंस करवाऊंगी, वहां पे आपका जो डेटा सेट है वो बहुत स्मॉल है। सी यहाँ पे जो डेटा सेट है वो 35 वैल्यूज का है, यहाँ पे जो आपका डेटा सेट है दैट इज ओनली फॉर 5 वैल्यूज। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और जब आप यहाँ पे निकालना सीख जाओगे ये सारी क्वेश्चंस पे, उसके बाद फिर आपको मैं बोल दूंगी कि ऊपर का आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन पे उसने ये बोला कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर ये आपका स्लोप है और ये आपकी इंटरसेप्ट है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन में। तो उसके अंदर और x के कॉरस्पॉन्डिंग उसने वैल्यूज दे रखी है, y के कॉरस्पॉन्डिंग उसने वैल्यूज दे रखी है। तो पूछ रहा है आर स्क्वायर क्या और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है। तो इसके लिए एक डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, कहाँ गई पीडीएफ, खोली तो एक मिनट, हाँ ये रही। तो ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको जब ऐसा कुछ मिले ना, आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें निकालनी है। पहली चीज आपको एन की वैल्यू काउंट करनी है। देखो ये 1 2 3 4 5 चीजें है ना, तो एन की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद जो आपका एक्स है 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज का आप सम कर दो, तो आपका समेशन ऑफ एक्स आ गया। फिर आपकी जो ये 5 वैल्यू है वाई की, उनका सम कर दो, तो समेशन ऑफ वाई आ गया। तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई और एन आ गया आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है। अभी ये भी बताऊंगी क्या है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब। क्या होता है कि एक्स का स्क्वायर निकालो, सारे एक्सेस का स्क्वायर निकालो और फिर उनका समेशन कर दो। तो 80 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर आपने निकाला। एक मिनट यार, ओके। तो यहाँ तक हमने निकाल लिया था, फिर हम एक्स का स्क्वायर का समेशन कर रहे थे। तो आप ये एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर करते जाओगे इंडिविजुअली और फिर इनका सम कर दोगे। ऐसे ही वाई का समेशन स्क्वायर निकाल दो। उसके बाद साथ में आपको समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है। समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकलता है कि आप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 80 इंटू 85, 75 इंटू 70, 85 इंटू 80, ठीक है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करते रहो, फिर लास्ट में इनका सम कर दो। ये 5 चीजें निकाल लो और उसके बाद आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है आर स्क्वायर का, ये वाला। और फिर वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में एन इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, मैं पहले न्यूमरेटर का बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिनोमिनेटर का बताऊंगी, पर फॉर्मूला पूरा यही है। आपको एन को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स वाई से, और फिर माइनस करना है समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई।
मतलब n को मल्टीप्लाई कर लो समेशन ऑफ एक्स वाई जो भी वैल्यू आए, और समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई को मल्टीप्लाई कर लो, वो जो वैल्यू आए उन दोनों को माइनस कर दो और माइनस करके उनका स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा आपका न्यूमरेटर। और अगर बात करें आपके डिनोमिनेटर की, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से, और फिर माइनस करना है किसमें से, समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका मतलब है n तो 5 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने निकाल रखा है, दैट इज 28900, तो 28900 को 5 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद तुमने माइनस करा, किसमें से माइनस करा, समेशन एक्स का होल स्क्वायर, तो समेशन एक्स क्या है आपके पास 375, अब आपको उसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज लिखी एक्स के लिए, सेम चीज आपने वाई के लिए दोबारा से रिपीट करनी है, n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इन दोनों जो भी यहाँ से वैल्यूज है उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, और जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - 1 - आर स्क्वायर इंटू n - 1 अपॉन n - k - 1। अब ये सारा कुछ तो हमको पता है, अब k की वैल्यू क्या है, देखो आपकी जो इक्वेशन थी वो थी y = 0.2x + 60, इसके अंदर x जो आपका है वो आपका एक वेरिएबल यूज हो रहा है। मान लो यहाँ पे इक्वेशन ऐसी होती कि यहाँ x1 होता, फिर यहाँ x2 होता, फिर x3 होता, तो वहाँ पे आपके k की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती, ठीक है। अगर x1 और 60 x2 होता तो k की वैल्यू 2 हो जाती। तो मतलब जितने कंपोनेंट्स आप रख रहे हो वेरिएबल्स के, वो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड वाला y काउंट नहीं होता, तो वो आपका क्या बन जाता है, k की वैल्यू बन जाती है। तो बाकी सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, 1 - 1 - आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की ही वैल्यू होती है, तो इसका स्क्वायर नहीं करना, तो 1 - दिस वैल्यू इंटू n - 1, 5 - 1 इंटू 5 - 1 - 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको आपको 1 में से माइनस करना है, क्योंकि 1 माइनस है और बाकी ये दोनों चीजें प्रोडक्ट में है, तो पहले प्रोडक्ट सॉल्व होता है फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका सम इस तरीके से सॉल्व होता है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि एक बड़े डेटा सेट के लिए इसका सम निकालना और फलाना ढिमकाना करना। एक और तरीका होता है डियर काम करने का, वो मैं आपको चैट जीपीटी से इसलिए बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला उससे टफ है जो मैंने आपको वहाँ करवाया है। उसके अंदर आपको ऐसे समीशन लेने होते हैं और मीन निकालना होता है इनका, मीन निकालने के बाद आपको फिर ये फॉर्मूलाज लगाने होते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए। तो अगर आपको ये ठीक लगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो। एनी हाउ मेरे को ये टिपिकल लगा तो आई एम नॉट यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, बट वैसे आपके पास ये फॉर्मूलाज भी हैं स्लोप निकालने के लिए और इंटरसेप्ट निकालने के लिए। ठीक है, आर स्क्वायर का एक ये फॉर्मूला भी होता है 1 - SSR अपॉन SST। इसके मतलब आप एनी हाउ आप ये देख लो कि अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो आपको कैसे निकालना है आर स्क्वायर और 1 - आर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमने ये सीखा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7th। तो 7th क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, 7 से पहले ये देख लो कि लीनियर रिग्रेशन एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो क्या मिनिमाइज कर रही है। हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं इसमें, तो कर क्यों रहे हैं, तो उसका जो काम है ना वो मिनिमाइज कर रहा है SSE को। इसका मतलब होता है एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं। देखो जब भी आप कोई मॉडल बनाओगे तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है ट्रू वैल्यू, ठीक है, और एक आपकी होती है एरर वैल्यू। एक्चुअली क्या होता है, आपने कुछ ट्रू वैल्यू आपको पता है, फिर आपने कुछ प्रिडिक्शन करी आपके मॉडल ने। जैसे आपको पता है कि एक घर है वो 1 लाख रुपए का है मान लो, और आपके मॉडल ने आपको वो ट्रू वैल्यू पता थी, आपके मॉडल ने बोला कि 80,000 का है, तो वो उसकी प्रिडिक्शन की वैल्यू हो गई। अब एरर कितने का आया, 1 लाख - 80,000 दैट इज 20,000 का। तो अपना जो लीनियर रिग्रेशन है वो क्या करता है, वो एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो क्या करता है, मशीन का जो यही एरर आ रहा होता है उसको वो रिड्यूस करता है, ठीक है। अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर आर स्क्वायर 0.6 है, SSR 200 है और SST 500 है, तो SSE क्या होगा। मतलब आपको ट्रू वैल्यू भी पता है, आपको प्रिडिक्टेड वैल्यू भी पता है, तो आपकी एरर की वैल्यू क्या होगी। तो दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो बस वही चीज है, इधर आर स्क्वायर का यूज नहीं था, तो SST = SSR + SSE, बस आपने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन अब हमको क्या बोलता है, identify the parameters beta naught and beta 1 that fits the model beta naught plus beta 1 x using the following information: total sum of squares of x, double s x x ये है, ss x y and mean of x ये दे रखा है, और mean of y आपको ये दे रखा है। तो पहले समझो आपको दे क्या रखा है। सबसे पहले आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, जो भी चीज देखो ये इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, y = mx + c,
तो एम एक्स प्लस सी में जो m होता है वो आपकी स्लोप होती है और जो c होता है वो आपका इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको चैट जीपीटी में मैं आपको यही बता रही थी ना कि हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये अदर बेस तरीका है करने का, बट एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, तो ये हमारा थोड़ा सा इजी पड़ जाता है डायरेक्ट। जैसे ये वैल्यूज आई कहाँ से, तो ये जो एस 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 एक्स और एस एस एक्स वाई की वैल्यू है वो यहाँ से आई है, मीन और जो ओरिजिनल वैल्यूज आपको दे रखी हैं उससे। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन अभी इतने से काम चल रहा है हमारा, क्योंकि हमें एस एस एक्स वाई और एस एस एक्स एक्स की वैल्यू दे रखी थी। तो बस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, दिस अपॉन दिस, ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स। तो इन दोनों की वैल्यूज दे रखी थी तो आपने डिवाइड कर दिया। इंटरसेप्ट आपका यूँ निकलता है, बीटा नॉट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार, ये आपके मीन है। ठीक है, तो आपका जो मीन वाई बार का निकला ये माइनस बीटा वन जो आपने ऊपर से निकाल लिया, और एक्स बार जो आपका मीन इसका ये था। तो हमारे पास क्या आउट, क्योंकि मीन वैल्यूज हमको गिवन थी, फिर रिमेंबर इसने हमें दोनों का मीन दे रखा है, तो हमने बस इसकी मीन से माइनस किया। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो यहाँ से स्लोप का। जैसे ये एस एक्स वाई और ये एस एस एक्स है, तो ये अगर आपको निकालना हो और अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू ना गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हो, एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार का समीशन। इसका मतलब क्या रहेगा, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है हर वैल्यू के लिए, जैसे ये टेबल ले लो, एक्स की हर वैल्यू में से ये एक्स आई है, 80 एक एक्स आई है, फिर दूसरे उसमें एक्स आई 75 है, फिर 85 है, फिर 70 है, फिर 65 है। मतलब हर इटरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार 80 माइनस जो मीन निकला होगा उसका, और फिर जो y का मीन y की वैल्यू है पहली और y का मीन, इतना करने के बाद फिर प्लस करके फिर x की नेक्स्ट वैल्यू उसमें से मीन माइनस, और y की नेक्स्ट वैल्यू में से उसका मीन माइनस, फिर प्लस, ऐसा 5 बार करोगे और नीचे भी यही चीज 5 बार करोगे, तब जाके आपके पास स्लोप की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि जो ऊपर के क्वेश्चन है वो थोड़े से टिपिकल बन रहे हैं, क्योंकि उसमें जो डेटा सेट है वो 35 का है। तो आई वोंट सजेस्ट यू कि टू गो फॉर सच क्वेश्चन, अगर आपको एग्जाम में आए जहाँ डेटा सेट आपका 35, आगे आपका 150 का डेटा सेट है क्वेश्चन में, तो आप मैनुअली उतना नहीं कर पाओगे। तो जो क्वेश्चन आपका इस टाइप का 5 का या इस इतने में आ रहा है या 10 का आ रहा है उतना कर लो। एक ये फॉर्मूला और याद कर लो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जहाँ से स्लोप निकलती है, ये पूछना आपको आ सकता है, बाकी रेस्ट आपका हो रखा है। अगर वैसे एस एस टी निकालना हो तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो, वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, और एस एस आर निकालना हो तो वो ये रहा आपका। ठीक है, और आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस एस एस आर अपॉन एस एस टी, तो आप ये भी यूज कर सकते हो फॉर्मूलाज। और हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हो, which whether the following statement is true or false, covariance is a better metric than correlation। देखो नहीं, अगर to analyze the association between two numerical variables, अगर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देखनी है तो कोवेरियंस बेटर नहीं है, कोरिलेशन इज बेटर। ठीक है, बस इतना। इसके बाद हम चलते हैं 7th पे। तो 7th में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक। क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम किसी भी डेटा सेट को ब्रेक कर देते हैं मल्टीपल पार्ट्स में, और फिर हर एक जो हमने पार्ट लिया होता है उसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं। तो जैसे आपका पहले वाला है LLOCV, ये है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर अ डेटा सेट विद n सैंपल्स, मान लो एक डेटा सेट है जिसमें n वैल्यूज हैं, तो मॉडल इज ट्रेन्ड n टाइम्स, उसको हम n बारी ही ट्रेन करेंगे। ईच टाइम हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल टेस्टिंग के लिए रख देंगे और बाकी जितना n-1 सैंपल है, मतलब अगर उसमें 9, जैसे मान लो उसमें 15 रोज है ना, तो 15 में से 14 रोज पे हम ट्रेनिंग करेंगे
और एक जो 15th वाली है उसके ऊपर हम टेस्ट करेंगे, और ये प्रोसेस हम कितनी बार करेंगे, 15 बार ही करेंगे। ठीक है, तो हर बार हम उसको ब्रेक करेंगे n-1 और 1 की रेशियो में। जो k फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है उसके अंदर क्या है, डेटा सेट को हम k सबसेट्स में डिवाइड करेंगे, मॉडल को हम k ही टाइम ट्रेन करेंगे, ईच टाइम हम k-1 जो है वो each time using k-1 data sets for training and remaining fold for testing। मतलब हमने क्या किया, डेटा सेट्स को k सबसेट्स में पहले डिवाइड कर दिया पूरे को, जैसे मान लो 15 था तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, 5-5 का पेयर। ठीक है, नाउ द मॉडल इज ट्रेन्ड k टाइम्स। अब उसको हम k 5 बार ही ट्रेन करेंगे, जिसमें से हर बारी हम k-1 से ट्रेनिंग कराएंगे, मतलब 4 से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो एक लौता बचेगा उससे हम टेस्टिंग कराएंगे। ठीक है, और फिर आता, अब इसमें भी क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है तो ये भी क्रॉस वैलिडेशन रहेगा। वैलिडेशन अप्रोच में भी हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा सेट होता है इसमें 3 तरीके से बंटता है, एक से हम ट्रेनिंग कराते हैं, एक से हम वैलिडेशन कराते हैं और एक से हम टेस्टिंग कराते हैं। तो इसमें भी ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा वो रहेगा। लास्ट जो रहता है डियर वो हमारा रहेगा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के अंदर क्या होता है कि हम जो होते हैं ना इसमें देखो ये इसका टाइप नहीं है, पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर है, और ये क्यों नहीं है कि बायस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करी और जो करेक्ट वैल्यू थी उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी जो मेरे पिछले क्वेश्चन में 20,000 था वही क्या आपका बायस है। अगर बायस हाई होगा तो इसका मतलब आपका ट्रेनिंग जो है टेस्टिंग है वो ठीक से नहीं हो रखी है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने मॉडल बनाया है उसके अंदर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो आपने पैटर्न बनाया बहुत ज़्यादा नॉइज आ गई है, और जिस वजह से क्या डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आपका आंसर है इसमें बायस ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। देखो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इवन दो आई एम नॉट टीचिंग यू बट मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रही हूँ, सिंपली लर्न से आप पढ़ सकते हो, इसमें अच्छा दे रखा है। तो सबसे पहले ये है आपका कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, ये सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। देखो सुपरवाइज लर्निंग जो है ना आपकी, ये वो है जिसके अंदर हम जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हम उसको इनपुट तो देते हैं लेकिन उसके साथ में हम उसको आउटपुट भी बता देते हैं। जैसे हम उसको बता देंगे, अगर मान लो मैंने स्पैम डिटेक्शन करनी है किसी ईमेल में, तो मैं उसको पहले ये बताऊंगी कि स्पैम डिटेक्शन करनी है, लेकिन साथ में मैं उसको वो मेल भी दिखा दूंगी कि अगर ऐसी मेल आए तो वो स्पैम है। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, तो कैट्स और डॉग्स का ले सकते हैं। मैं उसको कहूंगी कि पूछ, पहले मैं उसको इनपुट पूछूंगी कि क्या ये कैट है या डॉग है, और मैं उसको ना सारी इनपुट्स देना शुरू कर दूंगी कि अगर ऐसे ऐसे फीचर्स है तो ये कैट है या डॉग। और जब मैं उसको फीचर्स दे रही होंगी तो मैं उसको आउटपुट भी बता रही होंगी कि अगर ऐसे फीचर्स आ रहे हैं तो ये कैट में आएंगे और ये डॉग में आएंगे। तो उससे होगा क्या, मैंने उसको इनपुट में सारी इन्फॉर्मेशन दी जो कैट डॉग की होती है, और आउटपुट में भी मैंने उसको बता दिया कि ये कैट है या डॉग है, तो मैंने उसको आउटपुट भी बता दिया, इनपुट भी बता दिया। अब उससे क्या हो रहा है, उससे पूरी ट्रेनिंग होगी और उसने ग्रास्प कर लिया कि अगर ये चीज़ आ रही है तो ये तो कैट है, अगर ये चीज़ आ रही है तो ये डॉग है। अब टेस्टिंग के टाइम पे मैं उससे फिर कोई भी पिक्चर दिखाऊंगी और पूछूंगी ये क्या है, तो वो इजीली मुझे बता देगा कि कैट है या डॉग है। तो ये वाली जो चीज़ होती है आपकी सुपरवाइज लर्निंग में आती है, जिसके अंदर हम इनपुट भी बताते हैं और आउटपुट भी बता देते हैं लेबल की फॉर्म में, मतलब आंसर उसको पता होता है। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। देखो जो सुपरवाइज लर्निंग है आपकी दो टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन होती है और एक रिग्रेशन होती है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप रिकॉग्नाइज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कैटेगरीज। ठीक है, तो आपको क्लासिफिकेशन से कैटेगरी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है अब वो डिटेल आप इससे आगे से पढ़ लेना। ठीक है, जो मेरा जो सीन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सी है। अभी देखो प्रिडिक्टिंग द एवरेज रेनफॉल इन अ मंथ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिडिक्ट कर देंगे हम कोई भी वैल्यू। लेकिन ये प्रिडिक्टिंग वेदर अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद द डिसीज और नॉट, कि किसी पेशेंट को डिसीज है या नहीं है, तो इसमें क्लासिफिकेशन है, क्योंकि या तो होगी या तो नहीं होगी। तो जिसमें राइट रॉन्ग का सिस्टम है या कुछ है, हाँ या ना, ट्रू फॉल्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसलिए पहला आंसर तो ये है। दूसरा है प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ हाउस, एक हाउस का प्राइस क्या है प्रिडिक्ट करना, वो तो ठीक है, लेकिन क्या कल रेन होगी या नहीं होगी, ये आपका क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट आपका आता है कि आप इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखो और कुछ आंसर्स दो। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप ये कर भी सकते हो, और मैं इसके आपको वो भी बता रही हूँ। ये देखो, ये देखो क्लासिफिकेशन में पहले आपको ये बता देते फिर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है, ये टूल होता है यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल एंड इज रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल।
किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ही यूज होता है। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये ट्रू पॉजिटिव, ये फॉल्स। देखो ट्रू पॉजिटिव के अपोजिट ट्रू नेगेटिव, यहाँ फॉल्स पॉजिटिव के अपोजिट फॉल्स नेगेटिव। तो पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव होता क्या है। योर मॉडल प्रिडिक्ट्स द पॉजिटिव क्लास आइडेंटिफाइंग अ स्मॉल ईमेल। जैसे मान लो हमने एक ईमेल को स्पैम है या नहीं है वो देखना है, तो ट्रू पॉजिटिव का मतलब होगा कि मॉडल ने उसको स्पैम ही बोला जब वो स्पैम थी, तो ये ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि एक रेगुलर मेल को हमने नॉट स्पैम की तरह बोल दिया। ठीक है, ट्रू बात तो सच्ची है ना, पर हमने बोली नेगेटिव सेंस में कि आइडेंटिफाइंग एज नॉट स्पैम। हाँ, तो रेगुलर मेल स्पैम तो नहीं होती, तो बात तो वही रही। फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग रेगुलर मेल है स्पैम। हाँ, कि वो रेगुलर मेल थी और उसको हमने स्पैम कर दिया, अब ये गलत है ना, क्योंकि वो स्पैम तो नहीं हो सकती। और नेगेटिव में क्या ऐसे बोलोगे, आइडेंटिफाइंग स्पैम मेल एज रेगुलर मेल। ठीक है, अगर ये ना भी समझ में आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको ये पता होना चाहिए ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा ये यूज होना है कि हमें वैल्यूज ही मिलती है। इसके बाद आपको ये पैरामीटर्स पता होने चाहिए, क्योंकि वो ये पैरामीटर्स आपसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी आपकी आती है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्यूरेसी, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो एक्यूरेसी तो वही है ना कि जो सच्ची थी अपॉन सारे केसेस, तो टीपी अपॉन टीएन, क्योंकि ये दोनों केसेस ट्रू थे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल, तो वो आपकी एक्यूरेसी बताएगा आपके मॉडल की। सेंसिटिविटी या रिकॉल का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव कि कितना सेंसिटिव है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। नेक्स्ट आपका रहता है प्रिसीशन। प्रिसीशन रहेगा ट्रू पॉजिटिव अपॉन प्रिडिक्टिव रिजल्ट। तो ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। स्पेसिफिसिटी पूछे तो टीएन अपॉन टीएन प्लस एफपी, एंड एफ स्कोर होता है 2 इंटू रिकॉल इंटू प्रिसीशन, रिकॉल प्लस प्रिसीशन। तो अपना जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था उसमें एक तो आपको एक्यूरेसी पूछी गई थी, उसने आपको यहाँ पे ना ये सब दे रखा है, ये 4 वैल्यूज उसने आपको दे रखी हैं। तो ये ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव आपका सारा डेटा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस अकॉर्डिंगली वैल्यूज डालनी है और आपके आउटपुट आ रहे हैं दोनों के। तो बस इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, under the family parameter of GLM function which of the following distributions correspond to logistic regression for a variable with binary output। तो देखो बाइनरी आउटपुट के लिए हम सिर्फ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। बाइनरी का मतलब 0 1 होता है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी पे वर्क करता है। जो गॉसियन है, गामा और पॉइजन है, ये सब आपके किस पे वर्क करते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा पे। इसलिए हम ये जैसे आपका कॉन्टिन्यूस डेटा प्लस नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, गामा सिर्फ पॉजिटिव कॉन्टिन्यूस पे वर्क करता है। पॉइजन जो है जैसे आप काउंट करते हो ना कि कोई चीज कितनी बार हुई, तो उसके लिए आपको पॉइजन रेशियो शुरू होता है। इसलिए आपका पॉजिटिव सिर्फ अगर बाइनरी लॉजिस्टिक देखना है तो उसमें आपको बायनोमियल रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ अगेन, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो आई एम नॉट प्रेफरिंग दीज क्वेश्चंस कि अभी आप पढ़ो। जैसे इसमें आपको एक डेटा सेट दे रखा है, इसके अंदर 5 कॉलम है और ऐसे ही 150 आपकी रोज हैं, यहाँ तक 151 है ना, तो ये 150th रो है। तो इसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था डायमेंशन क्या डेटा फ्रेम की। तो डायमेंशन तो ठीक है, पहले रो बताते हो फिर कॉलम बताते हो। तो रो कितनी है, 5 रो थी, नहीं 5 150 रो थी और कॉलम कितने थे, 1 2 3 4 5। तो 150,5 ये आपकी क्या बन जाएंगी, रो एंड कॉलम डायमेंशन बन गई। उसके बाद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए आपको पूरा वो करना पड़ेगा, तो मैं इसमें नहीं घुस रही। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी रोज कंटेन मिसिंग वैल्यू। देखो आप इस डेटा सेट में देखोगे ना, कहीं कोई ऐसा रो मिल गया जहाँ मान लो यहाँ वैल्यू ना होती, तो एक ये रो में काउंट हो जाता जहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू ना होती तो अगेन ये मिसिंग वैल्यू में आ जाता। पर अगर आप डेटा सेट देखोगे तो हर सेल में वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ पर ये 0 आ रखा है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहीं तक करवा रही हूँ असाइनमेंट 7। नेक्स्ट हम आते हैं असाइनमेंट 8 पे। उसमें भी मैं आपको उतने ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहे हैं।
ठीक है, असाइनमेंट डेट मैंने लास्ट से ही शुरू करी है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है विच एम्स टू पार्टीशन एन ऑब्जर्वेशंस इनटू के क्लस्टर्स इन विच ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट सेंट्रोइड इज। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे सुपरवाइज लर्निंग होती है वैसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप उसका आउटपुट लेबल्स बताते हो ना कि कैट ऐसा दिख रहा है, डॉग ऐसे दिख रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप वो नहीं बताते, आप उसको बस फीचर्स देते हो, तो उसको ही वो ध्यान रखता है, उसको आउटपुट बिल्कुल भी नहीं पता होता, उसके पास कोई लेबलिंग नहीं होती, तो अनसुपरवाइज लर्निंग है। ठीक है, तो तो वो वाली अनसुपरवाइज लर्निंग विच एम्स टू पार्टीशन एन ऑब्जर्वेशन, मतलब उसके पास एन डेटा है, उसको उसने क्लस्टर्स में बनाया इन विच ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू द क्लस्टर विद द नियरेस्ट सेंट्रॉइड। तो ये जो आपका होता है ये होता है आपका के मीन्स क्लस्टर के अंदर। देखो के मीन्स क्लस्टर के अंदर क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग है जो आपके एन ऑब्जर्वेशंस को पार्टिसिपेट करेगी और सेंट्रॉइड के पास रख देगी। मैं के मीन्स क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम आपको बता देती हूँ। इसमें होता है क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ना क्लस्टर्स चूज कर लेते हो कि मैं 6 क्लस्टर बनाऊंगी या 7 क्लस्टर बनाऊंगी। उसके बाद आप रैंडमली इनिशियलाइज कर देते हो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं, वो सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं हर क्लस्टर के। उसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका डेटा सेट दिया होता है ना, अब उसकी वैल्यूज को आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो कि कौन से वाला किस सेंट्रॉइड में फिट होगा। और वो आपको कैसे पता चलता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस में पीछे आपको बता चुकी हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वही आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस मेट्रिक होता है। ठीक है, तो वो आपने क्या किया, वो आपने देख लिया डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो जिसका उस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कम बन रहा है आपने उसको उस क्लस्टर में डाल दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, अब आप न्यू सेंट्रॉइड्स लोगे, क्योंकि पहले सेंट्रॉइड्स तो आपने अपनी मर्जी से ही ऐसे ले लिए थे, रैंडमली लिए थे, इनिशियलाइज किए थे। अब आप क्या करोगे, न्यू सेंट्रॉइड्स लाओगे बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस असाइंड टू ईच क्लस्टर। क्या करने वाली हूँ, मैं न्यू सेंट्रॉइड्स बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस असाइंड टू ईच क्लस्टर। तो जितने हर क्लस्टर को जो आपने डेटा दे रखा है आप उसका मीन निकालते जाओगे। ठीक है, और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो आपका नया क्लास सेंट्रॉइड बन जाएगा। तो वो अपडेटेड सेंटर हो गया, और ये आप तब तक करते रहोगे जब तक आपका जो है वो फर्दर कोई सेंट्रॉइड में चेंज ना आए। ठीक है, मतलब वो सेट हो जाए आपका। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि आपने क्लस्टर्स बनाए और वो सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग किया, तो वो किस में हो रहा है, के मीन क्लस्टरिंग के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस थे वो देख सकते हो। इसमें हिरारिकल क्लस्टरिंग के अंदर क्या होगा, आप हिरारकी बनाओगे क्लस्टर्स की। हिरारकी मतलब ऑर्डर, एक से नीचे एक से नीचे, पर ये सेंट्रॉइड्स का मेथड यूज नहीं करता। जो KNN है वो के नियरेस्ट नेबर है, ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है, और हमको अनसुपरवाइज लर्निंग पूछी थी, इसलिए KNN तो वैसे ही आपकी यूज नहीं होगी। बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी, ये क्लस्टर्स में नहीं बनती, ये सिर्फ ये देखती है कि कौन कितना पास है कौन कितना दूर है, पर ये क्लस्टर नहीं बनाती। और दूसरी चीज जबकि सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम में। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं रहेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो मेथड या मैट्रिक विच इज नॉट यूजफुल टू डिटर्मिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। कह रहा है वो कौन से वाला मेथड है जो यूजफुल नहीं है टू डिटर्मिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, optimal number of clusters in an unsupervised clustering algorithm। तो जो क्लस्टर्स नहीं बता सकता वो कौन से वाला है, तो वो स्कैटर प्लॉट। देखो आपको पता भी होगा स्कैटर प्लॉट में आप क्या करते हो, सिर्फ यही तो देखते हो कि आपके एलिमेंट्स कितने दूर हैं या पास है एक दूसरे से। तो प्लॉट है पहली बार, तो ये सिर्फ एक चार्ट की तरह ही है, 2 डायमेंशनल स्पेस में। या आपने एक्सेल में भी कई बार बनाया होगा या पावर पॉइंट में भी बनाया होगा। तो स्कैटर प्लॉट जब आपको इनसाइट्स तो दे सकता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, बट दे डू नॉट डायरेक्टली डिटरमिन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये आपको उस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बाकी के जो दो आपके थे, एल्बो मेथड और डेंड्रोग्राम, वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस मेथड इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाय प्लॉटिंग द एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, ये इसका मेथड होता है। और एल्बो पॉइंट का यूज क्या है, इट इंडिकेट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड वेरिएंस।
वेरिएंस उनकी दूरी बता रहा है क्लस्टर्स से। जो डेंड्रोग्राम है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा जो अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर्स बनाएगा, हिरारिकल क्लस्टरिंग में, हिरारिकल फॉर्मेट में क्लस्टर बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या हेल्प करता है? बाय डिटरमिनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाय ऑब्जर्विंग द हाइट्स एट विच क्लस्टर्स मर्ज। बस इतना आपको ध्यान रखने की नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है ये वाला, K means clustering clusters the data points based on। जो K mean की clustering algorithm है, it clusters the data points based on। तो ये तो हम पहले भी पढ़ी चुके हैं, K means के हम एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं, तो हमको पता ही है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड क्लस्टर सेंटर। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको क्वेश्चन में, राइट। जो सेंट्रॉइड वाला हम पढ़ रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो यही है ना, डिस्टेंस दिखता है एक डेटा पॉइंट का उसके सेंट्रॉइड से, तो वो आपके क्लस्टर का सेंटर होता है, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट KNN एल्गोरिथम। तो पहले तो वो ये बोल रहा है कि KNN सिर्फ बाइनरी पे वर्क करता है, तो ऐसा तो नहीं है। जो नियरेस्ट नेबर है, अगर K की वैल्यू 1 हो गई तो उसको हम नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम बोल देंगे, ये भी ट्रू है। ये ट्रू है, ये गलत है कि ये सिर्फ बाइनरी पे वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिग्रेशन में भी वर्क कर लेगा। नंबर ऑफ नेबर्स जो है विल इन्फ्लुएंस क्लासिफिकेशन आउटपुट, ट्रू। नियरेस्ट नेबर में जितने नेबर होंगे वो सारे आपके आउटपुट को इफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी भी और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी है जो रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है। तो बाइनरी के लिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, तो एक तो इसमें ये गलती थी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में यूज हो रहा है, इसलिए ये गलत है। बाकी अगर ये 1 है तो ये नियरेस्ट नेबर है, ये ट्रू है, और जितने भी नेबर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे आपके क्लासिफिकेशन का आउटपुट, एंड दिस इज ट्रू, ठीक है। इसके जो ऊपर के क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको नहीं करवा रही, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।